हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। उसी वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, उसका क्या अर्थ है। ठीक, जैबा ने उसका सही आंसर दिया था, ज्योति ने आंसर दिया था और किरण ने उसका आंसर दिया था। तो पहले आपको बता देते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अर्थ क्या होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की व्यवस्था जो की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो आर्टिकल 129 के तहत की गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सारे जो डिसीजन होंगे वो भारत के सभी कोर्टों के लिए क्या होंगे, एक रेफरेंस की तरह यूज किए जा सकते हैं। यानी उन डिसीजंस को आधार मानकर जो छोटे लोअर कोर्ट है आपके, वो डिसीजन दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी अवमानना पर जो है दंड भी दे सकता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल याद रखिएगा 129 और इसका अर्थ, क्योंकि प्रशांत भूषण को लेकर के मुद्दा चर्चा में था, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया था, जिसमें उसको उनके ऊपर ₹1 का जुर्माना लगाया गया था। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड विधानमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी हम जानेंगे कि संसद और विधानमंडल में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, या विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि नया राज्य बनने से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है और नए राज्य बनने की क्या होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है। क्योंकि आपका जो वीडियो है उत्तराखंड विधानसभा को लेकर के है, तो पहले हमको जो है आर्टिकल 3 इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की अनुच्छेद 3 से। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। ठीक, अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद, ध्यान से एक पॉइंट को सुनिएगा क्योंकि यहां से जो है बहुत खूबसूरत आपके क्वेश्चन अभी निकल के आएंगे। संसद सामान्य बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, उसकी सीमा तथा उसके क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, कर सकती है। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा कि संसद नए राज्य का निर्माण, उसकी क्षेत्र, उसकी सीमा में जो परिवर्तन है वो किस बहुमत से करती है, तो आंसर आएगा सामान्य बहुमत। या नए राज्य का निर्माण का अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री को है, राष्ट्रपति को है, लोकसभा को है, संसद के पास है। ठीक, दूसरा ऐसे क्वेश्चन से निकल करके आता है कि किस बहुमत से प्रक्रिया होती है। हम पढ़ तो लेते हैं कि आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो बहुमत कौन सा है, सामान्य बहुमत है, सामान्य बहुमत है, ना कि विशेष बहुमत। सामान्य बहुमत क्या होता है, सामान्य बहुमत होता है आपका हाफ प्लस 1। अगर आपको लोकसभा के लिए निकालना है तो 545/2 + 1 उस तरीके से आप क्या निकालोगे, सामान्य बहुमत को निकालोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि नए राज्य का निर्माण जो होता है वो किस बहुमत से होता है, सामान्य बहुमत। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आएगा कि नए राज्य का जो निर्माण होता है वो वो कौन करता है, संसद उसको करती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमको इसमें डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 3 में प्रक्रिया क्या है जिसके तहत नए राज्य का निर्माण होता है। सबसे पहले ध्यान रखना, नए राज्य का जो निर्माण होगा उससे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कहां पेश किया जाएगा, संसद। यानी उसकी अनुमति पहले राष्ट्रपति देंगे, उसके बाद वो विधेयक कहां पेश किया जाएगा, संसद में। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है इससे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में
रखा जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, इस प्रकार का कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी राष्ट्रपति पहले अनुमति दे देगा, उसके बाद उसे सदन में रखा जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि संसद में रखने से पूर्व संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल की राय लेगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति जो है इस प्रकार का कोई विधेयक अगर सरकार ला रही है तो उस राष्ट्रपति जो है उसमें किसकी राय लेगा? संबंधित विधानमंडल की। समझते हैं इस बात को। माना जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 आया था, उसके तहत उत्तर प्रदेश से हमको उत्तरांचल अलग करना था, तो सबसे पहले जो है उस विधेयक को लाया जाएगा उस विधेयक को लाने से पहले आप क्या करोगे? राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित विधानमंडल की राय लेगा। संबंधित विधानमंडल की जब वो राय ले लेगा, उसके बाद वो विधेयक कहां जाएगा? संसद में जाएगा। ठीक, दूसरा इससे भी बढ़िया प्रश्न यहां से बन सकता है कि संबंधित राज्य का विधानमंडल अपनी राय कितने समय में देगा, या राष्ट्रपति विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य है या नहीं। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं इसको भी। राष्ट्रपति संबंधित, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, संबंधित विधान मंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो केवल एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत जो है राष्ट्रपति संबंधित राय विधानमंडल की राय मानता है, लेकिन उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य नहीं है। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि संबंधित राज्य का विधानमंडल जो है वो कितने समय में राष्ट्रपति को अपनी राय देगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है? तो इसका आंसर आएगा कि नहीं, राष्ट्रपति बताएगा संबंधित राज्य के विधानमंडल से कि आप 10 दिन में राय दो, 15 दिन में राय दो या 20 दिन में राय। जितने दिनों में राष्ट्रपति कहेगा उतने दिनों में जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल को राय देनी आवश्यक होगी। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अनुच्छेद 3 को। नए राज्य का निर्माण, सीमा या क्षेत्र में अगर उसके बदलाव करना है तो ये सब प्रक्रिया कैसे होगी? सामान्य बहुमत के द्वारा होगी। ठीक, उसके बाद इससे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में रखा जाएगा। ठीक, उसके बाद संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल की राय लेगा, लेकिन राज्य विधानमंडल की राय मानना उसके लिए बाध्य नहीं होगा, और उसके लिए राष्ट्रपति ही समय निर्धारित करेगा कि कितने समय में संबंधित राज्य विधानमंडल को इस प्रकार की राय देनी है। ठीक हो गया। तो यह आपका हो गया नए राज्य का बनना और किस प्रकार से नए राज्य का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि संसद और राज्य विधानमंडल में क्या अंतर होता है। संसद और राज्य विधानमंडल में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की। अगर आप तैयारी करने वाले नए बच्चे हो तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत लंबे समय तक कंफ्यूजन रहता है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे संसद की, और संसद का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
और राष्ट्रपति। ठीक। लोकसभा की संरचना या गठन का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। उसी प्रकार से राज्यसभा के गठन का जिक्र आर्टिकल 80 में किया गया है। और इसी प्रकार से भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक हो गया। ठीक। अब देखिए, संसद और राज्य विधानमंडल में अंतर करने से पहले हम राज्य विधानमंडल की संरचना को भी जान लेते हैं। विधानमंडल ठीक। विधानमंडल से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 168 में किए गए। कहां किए गए? 168 में। विधानमंडल के भी 3 अंग होंगे। एक आपकी हो गई विधानसभा, ठीक। एक आपकी हो गई विधान परिषद, और एक आपके हो गए राज्यपाल। ठीक। विधानसभा के संरचना और गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका है आर्टिकल 170। ठीक। विधान परिषद से संबंधित आपका है 171। और राज्यों का एक राज्यपाल होगा, इससे संबंधित अनुच्छेद आपका 153। ठीक। पहले तो आपको अनुच्छेद रट लेने हैं। ठीक। संसद का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में है। लोकसभा 81, राज्यसभा 80, राष्ट्रपति 52, विधानमंडल 168, विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा 170, विधान परिषद 171 और राज्यपाल 153। ठीक। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को। देखिए, पूरे देश के लिए एक संसद होगी। ठीक। जो संसद पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करेगी। ठीक। उस कानून को राज्यों में लागू कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में आया तो पूरी देश की संसद ने जो है जीएसटी बनाया और राज्यों को यह जिम्मेदारी दी कि राज्य जो है उस कानून को राज्यों में लागू करें। इसलिए हर राज्य ने उस कानून को लागू किया और उसकी अलग अलग तिथियों पर उसको लागू किया। ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा संसद के 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक। अब हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ठीक। बहुत दूरदृष्टि उनके अंदर थी। इसी कारण से उन्होंने हर चीज को सोच समझकर बनाया। लोकसभा अगर बना लेते, राज्यसभा जब बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्यसभा को बनाना इसलिए आवश्यक है कि अगर संसद में कोई विधेयक आ गया तो उस पर डिस्कशन अच्छी तरीके से कहां कर सकते हैं? हम राज्यसभा में कर सकते हैं। या लोकसभा ने अगर उस विधेयक को बनाने में कोई गलतियां कर रखी हैं तो उसको रिफाइन कहां कर सकते हो? आप राज्यसभा में कर सकते हो। एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंस बनाने की वहां पर व्यवस्था की गई थी। ठीक। और यहां से बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। आप ये फ्लोचार्ट देख लो, उससे समझ जाओगे कि आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति का जिक्र है। ठीक। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा? आर्टिकल 79। क्योंकि देखिए संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक। लोकसभा की संरचना, जो लोकसभा का कार्य होता है वो विधानसभा के कार्य के समान होता है, राज्यसभा का कार्य जो होता है विधान परिषद के समान होता है और राष्ट्रपति का कार्य कुछ राज्यपाल के समान होता है। ठीक। कोई भी विधेयक भारत में तभी पास होगा जब वो लोकसभा से पास होगा, जब वो राज्यसभा से पास होगा, जब वो राष्ट्रपति से पास होगा। इन दोनों के फंक्शन में कैसे हम सिमिलरिटी दिखा सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार से संबंधित सारी नियुक्तियां करता है और राज्य का राज्यपाल राज्यों से संबंधित नियुक्तियां करता है। ठीक। जैसे भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होता है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, केंद्र सरकार का आदमी हो गया। और भारत में राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, क्योंकि वो राज्य का जो होता है सबसे बड़ा वकील होता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जो आपका होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मेरे कहने का अर्थ यह है कि केंद्र सरकार से संबंधित सभी नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य सरकार से संबंधित सारी नियुक्तियां कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक।
अब यहाँ तो हमने आपका कारण बता दिया कि राज्यसभा को क्यों लाया। अब यहाँ भी जरा जान लेते कि विधान परिषद को क्यों लाया। विधान परिषद को राज्य इसलिए लाए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है इलेक्शन हार जाता है, कोई अच्छा कैंडिडेट इलेक्शन अगर हार जाता है, तब उस व्यक्ति की अगर आपको सेवाएं लेनी है तो आप उसको कहां से भेज सकते हो, विधान परिषद से भेज सकते हो। ठीक हो गया। जिस प्रकार से लोकसभा जो है लोअर हाउस है, राज्यसभा जो है अपर हाउस है, उसी प्रकार से विधानसभा भी क्या होगी, लोअर हाउस, और राज्यसभा क्या होगी, अपर हाउस। इसको एग्जांपल से अगर आप समझो कि जैसे बीसी खंडूरी जो थे, बीसी खंडूरी के बारे में कहा जाता है कि अब तक के बेस्ट चीफ मिनिस्टर वो उत्तराखंड के रहे हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अगर उत्तराखंड में विधान परिषद की व्यवस्था होती, अगर हमको उनकी सेवाएं लेनी होती, तो हम उनको कहां से भेज सकते थे, विधान परिषद से आप भेज सकते थे। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के क्या होगा, काफी ज्यादा क्या होगा, सिमिलर आपको लगेगा। अब क्यों हर राज्य जो है वो विधान परिषद को क्यों नहीं रखता है, वो इसलिए नहीं रखता है क्योंकि राज्य के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो एक तो विधानसभा के खर्चे को वहन करे और दूसरी तरफ जो है विधान परिषद के खर्चे को वहन करे। इस प्रकार जिस राज्य को लगता है कि भैया हम कर सकते हैं, या हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे राज्य के लोगों का वो विधानसभा में कम हुआ है, तो विधान परिषद का निर्माण करता है। ठीक हो गया। तो ये समझना आपको जरूरी था कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होता है, राष्ट्रपति, और लोकसभा किसके सिमिलर होगी, विधानसभा के, राज्यसभा किसके सिमिलर होगी, विधान परिषद के, और राष्ट्रपति किसके सिमिलर होगा, राज्यपाल के। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो है नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, और विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अनुसार अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। ठीक, तो इस पॉइंट को याद रखना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत अंतरिम विधानसभा के गठन हेतु कितने विधायकों की व्यवस्था की गई थी, 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी, या 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। विधायक तो नहीं हुआ यहाँ पर को, चलो हम सदस्य मान लेते हैं। 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। एक आपको शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि उस समय उसके बाद चुनाव होने थे, तो उस समय फिर फुल टाइम आपको विधानसभा मिलनी थी। ठीक, यहां पर एक घटना हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य सेवानिवृत्त हो गया। ठीक, सेवानिवृत्त हो गया। ठीक, जिस कारण से जो है, क्योंकि अंतरिम विधानसभा के, ये घटना कब हुई, अंतरिम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, विधानसभा के बनने से पहले। ठीक, तो जब अंतरिम विधानसभा बनने से पहले जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 9 सदस्यों में एक सदस्य क्या हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। तो उत्तराखंड या उत्तरांचल विधान सभा की अंतरिम विधानसभा में
सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। कितनी थी? 30, क्योंकि 31 में से एक रिटायर हो गया, तो उत्तराखंड विधानसभा की अंतरिम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 30। अगर क्वेश्चन आएगा व्यवस्था कितने की गई थी, तो 31। अगर क्वेश्चन आएगा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अंतरिम विधानसभा में कितनी थी? 30 थी। ठीक, और व्यवस्था कितने की गई थी? 31 की। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 9 नवंबर 2000 को जो आपकी अंतरिम विधानसभा बनी, अंतरिम विधानसभा बनी, उसमें विधायकों की संख्या कितनी थी? 30 थी। और नित्यानंद स्वामी जो थे वो अंतरिम विधानसभा के क्या बने थे? पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार जो है नित्यानंद स्वामी जो थे वो अंतरिम विधानसभा के क्या बने थे? पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक हो गया? ठीक। अब जरा डिस्कस करते हैं हम कि जब उत्तरांचल विधानसभा अपनी जो पहली उत्तरांचल की विधानसभा बनी उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से था। ठीक, अब देखिए जो आपकी उत्तराखंड विधानसभा है, उत्तराखंड विधानसभा, विधानसभा, यहां से बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है लेकिन गलत करते हैं बच्चों को। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या, कुल विधायकों की संख्या, विधायकों की संख्या, ठीक, तो कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? कितनी होगी आपकी? 71 होगी। कितनी होगी? 71। और इस 71 को अगर हम बांट लेंगे दो हिस्सों में तो यह आपका हो गया 70 प्लस 1। असली खेल यहीं पर एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है। अगर वो पूछेगा कुल इलेक्टेड इसमें कितने थे, इलेक्टेड कितने हैं, तो 70। और अगर पूछेगा नॉमिनेटेड कितने हैं, तो नॉमिनेटेड आपका कितना है? 1 है। नॉमिनेटेड कितना आपका? 1। इलेक्टेड मतलब 70 विधायकों का इलेक्शन होगा और एक विधायक को नॉमिनेट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। और वो विधायक कौन होगा? आंग्ल भारतीय होगा। कौन होगा? एंग्लो इंडियन। और जो आपकी पहली विधानसभा थी उसके जो एंग्लो इंडियन थे वो कौन थे? आर वी गार्डनर। कौन थे? आर वी गार्डनर। ठीक हो गया? ठीक, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा उत्तराखंड विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या, तो आंसर लगाओगे 71। अगर पूछा जाएगा इलेक्टेड की संख्या पूछोगे तो कितना होगा? 70। और नॉमिनेटेड की संख्या पूछोगे तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक हो गया? और आरवी गार्डनर जो थे पहले आंग्ल भारतीय थे, और आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि उत्तराखंड जो विधानसभा है उसमें 70 में से जो है आपकी टोटल सीटें हैं उसमें कौन जो सीटें हैं उसमें आरक्षण कहां कहां व्यवस्था दी गई है। ठीक, जो 70 में से जो आपका है वो 13 जो सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व हैं? एससी के लिए रिजर्व हैं। और 2 सीटें जो आपकी हैं किसके लिए रिजर्व हैं? एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक, और जो 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं वो आपकी हैं यूएस नगर की, और एक आपकी है देहरादून की। एक आपकी है यूएस नगर की और एक आपकी कहां है? देहरादून की। ठीक, चक्राता जो आपकी है, चक्राता विधानसभा देहरादून की, और जो आपकी यूएस नगर की है वो आपकी है नानक मत्ता। ठीक हो गया? ठीक, इसी में डिस्कस हम ये भी कर लेते हैं कि राज्य की जो देश की जो संसद है उसमें जो है कितने एमपी राज्य से हैं। ठीक, तो इसमें आपके जो टोटल एमपी हैं उत्तराखंड से पूरे देश की संसद को मिले हैं, लोकसभा को मिले हैं, वो कितने मिले हैं? लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा में सीटों की संख्या, और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में जो सीटें कितनी हैं? 5। और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 3। ठीक, लोकसभा में कहां कहां से सीटें जरा जान लेते हैं हम। पौड़ी, पौड़ी, टिहरी,
हरिद्वार, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा, नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक हो गया। अब जानते हैं यहां से सांसद कौन कौन से हैं। ठीक, पौड़ी से आपके हैं तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत। ठीक, टिहरी से हैं राजमाता लक्ष्मी। ठीक, टिहरी से कौन है? राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी। हरिद्वार से कौन है? रमेश पोखरियाल, पोखरियाल निशंक, ये वर्तमान में भी सांसद भी हैं। ठीक, नैनीताल से आपके हैं अजय भट्ट, अजय भट्ट। और अल्मोड़ा से आपके हैं अजय टमटा, अजय टमटा। और नैनीताल अल्मोड़ा विधानसभा की जो अल्मोड़ा की जो आपकी सीट है वो लोकसभा में क्या है? आरक्षित सीट है। क्या है? आरक्षित सीट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 5। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए जो आपकी आरक्षित है वो कहां से है? अल्मोड़ा से है। और टोटल कितनी है? 5। पौड़ी से कौन है? तीरथ सिंह रावत, टिहरी से कौन है? राजलक्ष्मी, हरिद्वार से कौन है? निशंक, नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा। दोनों में अजय, ध्यान रखना, एग्जामिनर यहाँ पर को आपको कंफ्यूज कर सकता है। और राज्यसभा में कितने हैं आपके? 3। तो लोकसभा में सीटों की संख्या आएगी तो 5, राज्यसभा में कितनी आएगी? 3, विधानसभा में टोटल पूछेगा तो 71, और नॉमिनेट इलेक्टेड पूछेगा तो 70, नॉमिनेटेड पूछेगा तो 1। और पहले जो आपके एंग्लो इंडियन थे कौन थे? आरवी कार्डनर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन है वो उत्तराखंड से कौन है। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।